तो क्या बोला था, हाँ, मैं ये कह रहा था भाई, ये जो पेपर हम करने जा रहे हैं ये आपका फोर्थ पेपर, और हर पेपर को करने में मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। और वो स्ट्रैटेजी बताई क्या, केमिस्ट्री में यू नीड टू मार्क योर वीक जोन्स। आपको अपने वीक जोन्स को मार्क करना है, और वीक जोन्स के लिए आपने टॉपिकल्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास पेपर प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चले जी। फोर कैसे? अरे भाई तुम लोग की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई ना, मैं क्या करूं, कल तुम लोग नहीं थे क्या लास्ट पेपर में? भाई आज मैं आपको कराने जा रहा हूं अगेन इंटरनेट में मौजूद सबसे रीसेंट पेपर। ठीक है, आगे कोशिश हम यही करते हैं कि हर एक चीज में आपको पर प्रोवाइड करें। तो मेरे बच्चे, फरवरी मार्च 2026 का पेपर आज हम करने जा रहे हैं। आईजीसीएसई का पेपर है, 45 मिनट्स में करना होता है। जी हाँ, आईजीसीएसई पेपर 45 मिनट्स में करना होता है। और अभी तक मेरे अंदाजे में ये वाला पेपर जो है ना, ज्यादा टीचर्स ने सॉल्व सॉल्व नहीं किया है। तो वी आर अमंग दी इनिशिएटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है पेंसिल से करना होता है, और आप सारी की सारी वर्किंग जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर पे करते हैं। बाकी जो आंसर्स हैं वो आप ओएमआर शीट पे मार्क करते हैं। बार बार मैंने ये बात बताई है, पीरियोडिक टेबल पेपर के एंड पर गिवन होता है। तो याद रखेंगे 45 मिनट्स में पेपर करना होता है, तो इस पेपर को तेजी से करना है। तो मैं बहुत ज्यादा देर तक एक क्वेश्चन पे नहीं रुकूंगा। जाहिर है 45 मिनट्स में करना होता है, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल रिलेटिवली कम होता है। ठीक है जी, शुरू करें? चले भाई, वक्त हो रहा है 3:07, शुरू करते हैं। अ सैंपल, तेजी से पढ़ेंगे बेटा। अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस was placed in a freely moving syringe. The temperature of the helium gas is increased. मोटी मोटी बात पकड़ना चले, टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। द प्रेशर ऑफ द हीलियम डज नॉट चेंज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? जल्दी से बताओ, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और जब वो एक दूसरे से अपार्ट जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, क्लोजर होंगे, अपार्ट जाएंगे? जल्दी से बता दें। द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम गैस इंक्रीजेस, एंड द हीलियम गैस और द हीलियम एटम्स गेट फर्दर अपार्ट। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई। किसी को कोई मसला परेशानी तो नहीं है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट इज सेटअप एज शोन। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है। आप जानते हैं डिफ्यूजन का सेटअप है, ये बुक का सवाल है, 50 दफा रिपीट हो चुका है। अब कहते हैं द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस which dissolve in water to form an acid. The concentrated ammonia gives off ammonia gas which dissolve in water to form an alkali. Which row describes and explain the first change in the universal indicator paper? देखो यहाँ पर अमोनिया मौजूद है, यहाँ पर HCl मौजूद है। इसका मास होता है 36.5, इसका मास होता है 17। कौन तेज मूव करेगा भाई? कौन तेज मूव करेगा, जल्दी से बताएं। विच विल मूव फास्टर? ऑब्वियसली अमोनिया। अमोनिया विल मूव फास्टर, तो इसका मतलब पहले यहां पर कौन पहुंचेगा? अमोनिया पहुंचेगा। यही उसने बोला, विच रो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट चेंज इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पहले यहां अमोनिया पहुंचेगा, और अमोनिया जब पहुंचेगा तो लिटमस रेड होगा, सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड होगा या ब्लू होगा? ऑब्वियसली ब्लू होगा, ब्लू होगा। इसका मतलब हमारा आंसर ए और सी में से हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, रीजन क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मूव मोर क्विकली देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि डिफ्यूजन जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर वन मॉलिक्यूलर मास पर, और नंबर टू टेम्परेचर पर। यस, हम पहले भी ये बात आपके साथ कर चुके हैं, कोई इशू तो नहीं है। वो बच्चा कह रहा है ब्लू कौन सा है? बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर से कलर्स याद होनी चाहिए। बेस के अंदर एंड में जाकर विब ग्योर याद करो, विब ग्योर तो ब्लू ही होता है ना भाई, बेस में यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू ही तो होता है। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। X+2 आइन इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट X। ठीक है, आपको मालूम है X+2 ग्रुप 2 बनाता है, वी ऑलरेडी नो दैट। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आइन? इन द आइन हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? न्यूक्लियॉन नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन नंबर होगा। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है जब कोई भी सिंबल आप लिखते हैं? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कैल्शियम 2042+, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है बेटा? दिस वैल्यू इज हाईएस्ट वैल्यू। किसी भी सिंबल में हाईएस्ट वैल्यू यही वैल्यू होती है। Yes, and what is this value? This value is nucleon number. This value is nucleon number. कोई इशू तो नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई भी सिंबल लिख लें। मैं लिखता हूं मैग्नीशियम 1224+2। What is the highest value? What is the highest value? 24, which is the nucleon number.
That is proton plus neutron. Simple, simple, and that is why IGCSE में 45 मिनट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आर वे टू सिंपल टू अप्रोच. ठीक है, लेकिन टाइम गेम बड़ी तगड़ी है, आपको टाइम जो है ना मैनेज करना है. The positions of two elements P and Q in the periodic table are shown. ये Q कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है. और P कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 7 में है. If you can see. ठीक है जी. अब P and Q react together to form a compound. अब बेटा आप जानते हैं Q की वैलेंसी भी 1 होगी, P की वैलेंसी भी 1 होगी. What is the formula? आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? QP मिलेगा. यस और नो बच्चा? भाई वैलेंसी का तो मसला किसी को भी नहीं है, 50 दफा डिस्कशन हो चुकी है. ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी भी 1 है. ग्रुप 7 का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी भी 1 है. इज दिस क्लियर? अच्छा एक मिनट होल्ड करो जरा, दरवाजा कोई नॉक कर रहा है. होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो. आई एम जस्ट कमिंग. हाँ भाई, आर यू विद मी? हेलो, 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 हेलो. बच्चे मौजूद हो मेरे साथ? चलो वापस कंटिन्यू करते हैं. दरमियान में कोई ना मसरूफियत भी आ जाती है. चलो आगे चलते हैं भाई. क्लियर हो गया? क्यूपी वाली क्लियर है? अरे भाई क्यूपी वाला क्लियर है? क्यूपी वाला क्लियर है एवरीबॉडी? चलो गुड गुड गुड. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच रो डिस्क्राइब द सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जल्दी से बताओ बेटा. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? जल्दी से बताओ. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? तो इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता. सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी होगी क्या? क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, क्या उनमें कंडक्टिविटी होती है? नहीं होती. इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा. देखो रूल आउट कैसे करता जा रहा हूं. कंडक्टिविटी को रूल आउट कर दिया, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? लो होंगे. डज दिस मेक सेंस? पार्टिसिपेट करो. तो बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहां लो दिख रहे हैं आपको? यहां पर. सो सिंपल आंसर हमारा सी हो जाएगा. वाई नॉट बी? क्योंकि बी में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यू कैन सी के बहुत ज्यादा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन फोर ऑक्साइड आर सिमिलर? बेटा याद है आपको बताया था मैंने कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है SiO2 और सिलिका के. सिलिकॉन और सिलिका सिमिलर होते हैं. अब उसने कहा क्या सिमिलैरिटी है, जरा देखते हैं. बोथ ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन फोर ऑक्साइड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस. क्या वीक फोर्सेस है? क्या वीक फोर्सेस है? भाई ऑब्वियस आपको कॉन्सेप्ट बेटा. देखो आप ये जरूर कह सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स ट्रिकी होता है, लेकिन मैं अल्लाह के फजल से ये कह सकता हूं कि कोई चीज तुम्हारे ऐसी नहीं आएगी जो तुमने पढ़ी नहीं है. ये गलत है. दे बोथ कंटेन एटम्स अरेंज इन प्लेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स. अगेन वीक बॉन्ड्स तो होते ही नहीं. ठीक. दे बोथ कंटेन आइंस. क्या इनमें आइंस मौजूद होते हैं? नहीं. तो फिर रूल आउट करने से भी एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो करेक्ट भी है. क्या? the carbon in diamond and the silicon in silicon 4 oxide each have four covalent bonds. Yes, is this clear? Tetrahedral geometry, four covalent bond. यही होता है. गुड टू गो. ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, वरना पता है क्या होता है? केमिस्ट्री बिकम्स बोरिंग. सर तो कराते जा रहे हैं बेटा, हर बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है. चलो. solid X and solid Y are both pure substances that contain ions. Okay, हिंट दे रहा है. सॉलिड है और जनाब प्योर है, और आइंस कंटेन कर रहे हैं. एक्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. एक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. एक्स एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है. इसका मतलब ये मेटल बोलो नहीं हो सकता, है ना. वाई इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो इसका मतलब वाई मेटल हो सकता है. यस. विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई आर करेक्ट? एक्स और वाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके. अब कहता है एक्स इज अ कंपाउंड एंड वाई इज एन एलिमेंट. जरा एक एक करके जज करते हैं. बेटा वाई एलिमेंट है या सुनो, क्योंकि हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मेटल है. भाई एक वाई इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसका मतलब मेटल है. तो वाई के बारे में ये बात ठीक है. और दूसरा क्या लिखता है? एक्स इज अ कंपाउंड. एक्स इज अ कंपाउंड. क्या ऐसे कंपाउंड हैं जो कंडक्टर नहीं होते? बोलो बेटा. क्या ऐसे कंपाउंड हैं जो कंडक्टर नहीं होते? यस. कौन से कंपाउंड हैं? कोवेलेंट कंपाउंड है जी. कोवेलेंट कंपाउंड है. यस और नो? बोलो ना बेटा. कोवेलेंट कंपाउंड है ना जो कंडक्टर नहीं होते. अच्छा जी. आगे चलो. दी आइंस इन एक्स आर हेल्ड इन लैटिस. अगर एक्स कोवेलेंट है, बेटा तवज्जो रखना, अगर एक्स कोवेलेंट है तो क्या उसमें लैटिस होगा?
अगर X कोवेलेंट है तो क्या उसमें लैटिस होगा? नो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, जबकि द आइंस इन Y आर नॉट इन हेल्ड इन लैटिस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। उसके बाद आ जाए, X कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस एंड Y कंटेन, ओके 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 ओके, लेट मी ओके, लेट मी रीफ्रेज द होल थिंग ना। मुझे लग रहा है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन आई है आपको देने के लिए। लेट मी रीफ्रेज होल थिंग, तवज्जो रखो। आप दोबारा से देखो, सॉलिड एक्स सॉलिड वाई आर बोथ प्योर सब्सटेंसेस, और दोनों में आइंस है। एक चीज इंटरप्रेट करने में मसला हो गया, दोनों में आइंस है, दोनों में आइंस है, इसका मतलब कोवेलेंट की शर्त तो खत्म हो गई। समझ लेना बेटा। देखो उसने कहा है प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेन आइंस, इसका मतलब कोवेलेंट तो हो ही नहीं सकता, कोवेलेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोवेलेंट में आइंस नहीं होते। यस, तवज्जो रखें। अब इसका मतलब ये हुआ, अब X इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर कंडक्टर नहीं है तो कैन इट बी आयोनिक कंपाउंड? बेटा बोलो, कैन इट बी आयोनिक कंपाउंड, यस और नो? एंड Y इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, Y कैन बी मेटल। अच्छा, मेटल में भी आइंस होते हैं, डू यू नो दैट? मेटल में भी आइंस होते हैं और आयोनिक कंपाउंड में भी आइंस होते हैं। तो क्या ये स्ट्रक्चर, अब ये स्टेटमेंट फिट बैठ रही है बच्चों? अब ये स्टेटमेंट जैन नफीस फिट बैठ रही है कि एक्स एंड वाई दोनों सॉलिड है, दोनों में आइंस मौजूद हैं। वी नो के मेटल में भी आइंस होते हैं और आयोनिक कंपाउंड में भी आइंस होते हैं। यस और नो? इज दिस क्लियर? ओके। अब वापस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब कहता है एक्स इज अ कंपाउंड, क्या एक्स एक कंपाउंड है? यस। वाई इज एन एलिमेंट, क्या वाई एक एलिमेंट है? यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद आ जाए, एक्स इज हेल्ड इन अ लैटिस, अगर एक्स आयोनिक कंपाउंड है तो इट वुड बी हेल्ड इन अ लैटिस, क्लियर? लेकिन द आइन इन वाई आर नॉट हेल्ड इन अ लैटिस, कहता है आइंस इन वाई लैटिस में हेल्ड नहीं होते। लैटिस कहते हैं अरेंजमेंट को, क्या मेटल अरेंज नहीं होता? बोलो, क्या मेटल में अरेंजमेंट नहीं होती? होती है, दैट्स इनकरेक्ट। मेटल में अरेंजमेंट होती है, मेटल्स हैव यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे चलो, एक्स कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, अगर एक्स जो है वो आयोनिक है तो बोथ पॉजिटिव नेगेटिव आइन होंगे, और वाई पॉजिटिव आइन कंटेन करेगा लेकिन नेगेटिव आइन नहीं होंगे। दैट्स इट, दैट इज दैट करेक्ट? भाई वाई में पॉजिटिव आइंस होते हैं लेकिन नेगेटिव आइन नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सारी बातें समझ में आ गई बच्चों? सारी बातें समझ में आ गई? तो इसका मतलब 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, एंड द आंसर वुड बी सी। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये कौन बेवकूफ था जो बी कर रहा था पूरी डिस्कशन में? कौन गधा था? टीचर रीफ्रेस कर रहा है अपनी अप्रोचेस को, आप टीचर से भी आगे निकलने के चक्कर में हो। पहले स्टेटमेंट को समझ लो, दोबारा समझ लीजिए बेटा। देखो उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें क्या है, हिंट है ना, हिंट, हिंट के ऊपर फैसला करना है। सॉलिड एक्स सॉलिड वाई दोनों सॉलिड है, ठीक है, प्योर है, और कंटेन आइंस, जब आइन का उसने कह दिया, इसका मतलब कोवेलेंट तो हो ही नहीं सकता, कोवेलेंट में आइंस नहीं होते। यस, ये बात समझ में आ गई? कोवेलेंट को हमने रूल आउट कर दिया, ये बात क्लियर है? इसका मतलब अब एक्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो अब ये क्या हो सकता है? कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता? आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आइंस भी होते हैं। और वाई जो होता है, समझो रखना, वाई जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इसका मतलब वो मेटल होगा, दोनों में आइंस होते हैं। वंस यू कंक्लूड राइट हेयर, तो एवरी स्टेटमेंट वुड मेक सेंस। अब जो बच्चा कह रहा है स्टेटमेंट 2 कैसे इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 के अंदर ये कहता है द आइंस इन वाई आर नॉट हेल्ड इन अ लैटिस, कहता है मेटल के अंदर अरेंजमेंट नहीं होती। भाई गलत है ना, मेटल में तो अरेंजमेंट होती है, मेटल में अरेंजमेंट मौजूद होती है। यस, इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट। A sample of magnesium, okay, a sample of magnesium is burnt in air, okay. A student calculates that 10 gram of magnesium oxide should be produced. आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा आपस में क्रॉस टॉक ना करें, वरना फिर फायदा नहीं है ना, मैं ये कराने लगा हूं, वैसे ही मैं तेजी से कराने के चक्कर में हूं, आप लोग का फिर मोमेंटम टूट जाएगा, ठीक है? Okay, a student calculates 10 gram of magnesium oxide should be produced. After the reaction, the student determines the percentage yield of magnesium oxide. What is the formula we use to determine the percentage yield? भाई परसेंटेज यील्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। परसेंटेज यील्ड आपको फॉर्मूला पता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज यील्ड? बोले।
कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जितना मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेप्टेड था, परसेंटेज यील्ड भाई, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जब मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड की यील्ड निकालनी है तो क्या मैं मैग्नीशियम रखूंगा ऊपर? बोलो, क्या मैं मैग्नीशियम रखूंगा? यहां देखो मैग्नीशियम रखा हुआ है, ठीक है। यहां कहता है मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ मैग्नीशियम यूज। नो, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास ऊपर भी रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक्सपेक्टेड मास था वो नीचे रखना है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अगर आप यहां देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, क्या यही है फॉर्मूला बच्चों? क्या यही है फॉर्मूला जो सी में आप देख रहे हैं? एवरीबडी, एवरीबडी, सैमिर काजी, एक्चुअल मास प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है बच्चों। क्लियर? चलो आगे चलते। 4.55 ग्राम ऑफ जिंक, ये मोल्स का सवाल आ गया है बेटा, इज रिएक्टेड विद 50 सीएम क्यूब ऑफ 2.25 मोल पर डीएम क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बेटा, दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन है, आपको जिंक का भी डेटा गिवन है, आपको HCl का भी डेटा गिवन है, और सवाल में पूछा है व्हाट विच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। क्या ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो गया है बच्चों? जल्दी से बताएं, क्या ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो गया है? कैसे पता चला बच्चों हमें? क्योंकि आपको यहां जिंक का भी डेटा गिवन है विच इज 4.55 ग्राम, और यहां पर 50 सीएम क्यूब एंड 2.25 मोल पर डीएम क्यूब भी गिवन है। मैंने वैसे तो समझाया है, ऐसे सवाल बाद में करना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। कैसे निकालते हैं भाई, जल्दी से बताएं। जिंक के लिए वर्किंग करेंगे, कैसे करेंगे? मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, मास अपॉन एमआर। मास कितना है? 4.55 डिवाइडेड बाय एमआर होता है इसका 65। डिवाइड करो जल्दी से, सॉल्व करो भाई। 4.55 डिवाइड बाय 65 कितना हो गया? 4.55 डिवाइडेड बाय 65 इज 0.07। और इसको फिर किससे डिवाइड कर देना है? 1 से। 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। 1 से क्यों डिवाइड करेंगे सबको पता है, क्योंकि इक्वेशन में नंबर 1 लगा हुआ है। अच्छा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? HCl पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? N इज इक्वल टू C इंटू वी अपॉन 1000। C की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बेटा वर्किंग सबको क्लियर है, 2.25 इधर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व करो बेटा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज गिवन अस 0.1125। और इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, यस और नो? तो दिस इज कमिंग 0.056। इसका मतलब कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट? कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट? जल्दी से बताओ, कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है बेटा? HCl है, यस और नो? वेरी गुड बेटा, जो तरीका मैंने सिखाया था मेरे बच्चों को मालूम है, कोई और तरीके से आपने सीखा हो रेशो वेशो वाले, वो आपकी मर्जी है। वो रेशो वाले तरीके पुराने हो गए, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ था। अगर आपको मेरा वाला मेथड याद नहीं है तो ये मुझे अफसोस होगा कि मैंने आपके लिए आसानी की थी, आप आसानी बस। आपके पास कितने मोल्स आ गए? 0.1125 मोल्स आ गए। अब आपने हाइड्रोजन का मोल निकालना है। क्या रेशो है बच्चा? HCl और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो क्या है? 2:1 है। आपके पास मोल्स थे 0.1125, रेशो एक्स, रेशो एक्स 0.1125 रेशो एक्स। तो मेरे बच्चे कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.0562। ऐसा ही है बेटा, ये वर्किंग क्लियर है बच्चों? और फिर आप इसको सिंपली 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.056 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.35 डीएम क्यूब। यस और नो? 24 से क्यों किया? अरे भाई वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ मोल आ गए। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वॉल्यूम अपॉन 24, वॉल्यूम अपॉन 24 लगाते हैं, यस और नो? वॉल्यूम अपॉन 24 लगाते ना, तो फिर वॉल्यूम 24 जाके मल्टीप्लाई होता नंबर ऑफ मोल से। इतने सारे क्वेश्चन कर सके सर, रेशो क्यों लगाया भाई? HCl से हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना था ना सर। 0.05 क्यों नहीं लिया? 0.05 ही तो लिया है बेटा, पूरा आंसर आ रहा था 0.056। ये तो सिंपल सी वर्किंग है बेटा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। क्लियर? H2 को 2 नहीं लेंगे, माशाल्लाह सैमिर जरूर ले लीजिए। लगता है बकरीद के जानवर की चर्बी दिमाग पे आ गई है।
ओ भाई H2 को 2 क्यों लोगे? ये 1 मोल है ना H2 का। Zn क्यों नहीं लिया? क्योंकि Zn लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था। लिमिटिंग रिएक्टेंट वाज HCl। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला पहले, और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आया? HCl आया। लिमिटिंग रिएक्टेंट HCl था, तो वर्किंग HCl के ऊपर की। क्लियर? भाई पहले उसने आपको डेटा दिया था इन दोनों का, इन दोनों पर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली वर्किंग करके हमने निकाला कि HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर HCl की बेसिस पर हाइड्रोजन के मोल्स निकाले और फिर वॉल्यूम निकाल लिया, आंसर मैच कर गया। इज दिस क्लियर? तवज्जो रखें। क्लियर है भाई? भाई कोई नई वर्किंग थोड़ी मैंने कराई है, दोबारा देख लो। इन दोनों में से पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, लिमिटिंग रिएक्टेंट आया HCl, और HCl का रेशो हाइड्रोजन से किया, फिर हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकाल लिया। इज दिस क्लियर? देखो केमिस्ट्री क्लास में ना मुझे आपकी तरफ से कोई तफरी नहीं चाहिए। अगर आप तफरी करने के लिए बैठे हो ना, फिर कोई फायदा नहीं है। आप या तो इतने तगड़े हो कि आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लो, तो क्या ही बात है। चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In the electrolysis diagram, oxidation occurs at electrode 1 and reduction occurs at electrode 2. ठीक है जी? ओके, विच यहां पर बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है। Which row shows the direction of movement of electrons in the external circuit and of the positive ions in the electrolyte? बहुत ही बहुत ही नए स्टाइल में सवाल दिया गया है। बहुत न्यू स्टाइल में सवाल दिया गया है। बेटा आपको मालूम है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेरे बच्चों, पॉजिटिव आइन जाता है कैथोड पर, यस और नो, और नेगेटिव आइन जाता है एनोड पर। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट बच्चों? यस। अब एक और बात, पॉजिटिव आइन जाके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नेगेटिव आइन जाकर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। डू यू अग्री? पॉजिटिव आइन जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नेगेटिव आइन जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी यहां पर होती है ऑक्सीडेशन और यहां पर होती है रिडक्शन। अब सवाल देख लो, कहता है भाई, क्या कह रहा है? नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आइन। पॉजिटिव आइन कहां मूव करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगी? तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां होंगे बेटा? बोलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां होंगे? एनोड पर होंगे। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां होंगे? एनोड पर होंगे। अब देखो यहां लिखा था ऑक्सीडेशन अकर्स एट इलेक्ट्रोड 1। ऑक्सीडेशन अकर्स एट इलेक्ट्रोड 1, इसका मतलब ये हमारा कैथोड है, यस, और ये हमारा एनोड है। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा समझ लें। देखें, ऑक्सीडेशन अकर्स एट इलेक्ट्रोड 1, यहां से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन, तवज्जो रखिएगा, यहां देख लीजिए मैंने यहां पर, ये गेन, यहां पर रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो इलेक्ट्रोड 1 पर हो रहा है। लेट मी करेक्टेड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड 1 पर हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड है, यस। और ये वाला कैथोड है। कोई मुश्किल? इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां लूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रेवल करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन यहां लूज हो रहे हैं तो दे विल ट्रेवल फ्रॉम इलेक्ट्रोड 1 टू इलेक्ट्रोड 2। डज दिस मेक सेंस? इलेक्ट्रोड 1 टू इलेक्ट्रोड 2। और जो पॉजिटिव आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस जो होते हैं आप जानते हैं, वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव आइंस कहां जाएंगे? पॉजिटिव आइंस कहां जाएंगे? दे विल ऑल्सो मूव फ्रॉम 1 टू 2। सो द आंसर वुड बी ए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, समझ नहीं आया? चलें, मैं रीफ्रेज कर देता हूं सारा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोबारा देख लीजिए। पहले तो समझ लीजिए, आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, यस। पॉजिटिव आइन जाते हैं कैथोड पर, नेगेटिव आइन जाते हैं एनोड पर, यस और नो? ये बात भी मालूम है आपको। और पॉजिटिव आइन जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। नेगेटिव आइन जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये बात मालूम है आपको? इसका मतलब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है और रिडक्शन कैथोड पर होती है, यस और नो? राहिम, रेहाम, सॉरी, रेहाम। तो अब इसने बताया था कि ऑक्सीडेशन इज अकरिंग एट इलेक्ट्रोड 1, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड 1 हमारा एनोड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई?
और रिडक्शन इज अकरिंग एट इलेक्ट्रोड 2, तो ये हमारा कैथोड हो जाएगा। यस, अब आसान हो गया। अब यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, तो इसीलिए हमने कहा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इलेक्ट्रोड 1 से इलेक्ट्रोड 2 की तरफ। ये बात क्लियर हो गई, तो हमारा आंसर 1 2 में से चला गया। दूसरी चीज रह गई कि पॉजिटिव आइन कहां जाएंगे। अब भाई पॉजिटिव आइन कहां जाते हैं, अभी आपको बताया पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ जाते हैं, तो पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड क्या इलेक्ट्रोड 2 है, तो पॉजिटिव आइन की मूवमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रोड 2 की तरफ होगी। दैट इज व्हाई आंसर इज 1 to 2। इज दिस क्लियर नाउ एवरीबॉडी? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which row describes an advantage of using hydrogen oxygen fuel cell and an advantage of using petrol engine? बेटा एयर एंड वाटर में आपको ये कराया हुआ है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या होता है और पेट्रोल इंजन का एडवांटेज क्या होता है, ये सवाल आपको अच्छे से आना चाहिए। आप जानते हैं, नंबर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, क्या ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करना एडवांटेज है? नहीं। अगर आपका एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, फौरन काट दो, आगे चलो। देयर आर मोर पेट्रोल फ्यूलिंग स्टेशन? नो। डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग? यस, दैट्स करेक्ट। नो रिस्क ऑफ फायर? नो, दैट्स इनकरेक्ट। इसका मतलब कॉम्बिनेशन वाले में आपको बगैर देखे आप कह सकते हो कि यही आंसर होगा, यस और नो, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हैं। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में रिस्क ऑफ फायर एक्सप्लोजन नहीं होता? होता है। क्या इसमें ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस होता है? डोंट नो। क्या इसके ज्यादा फिलिंग स्टेशन है? नो। तो इसका मतलब आंसर ठक करके सी हो गया। इज दिस क्लियर? एवरीबडी इन द क्लास क्लियर? नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कौन डिस्क्राइब करता है? इज इट द मैक्सिमम एनर्जी? नो। मैक्सिमम एनर्जी? नो। मिनिमम एनर्जी colliding particle must have to react. Is it the statement describing the activation energy? Yes, that is. It is the minimum energy that is required for the reaction. Yes or no, beta? जबकि last option क्या है? It is the minimum energy particle must have to make bonds. क्या reaction में हमेशा bond बनते हैं? जरूरी तो नहीं है। तो what is the correct statement among these? It is the minimum energy colliding particles must have to react. Clear? एवरीबडी, अजलान, फातिमा, रविया, युसरा, उमैमा, अम्मार। ओके। उसके बाद ये हमारे पास सवाल आ गया बॉन्ड एनर्जी वाला, कैलकुलेशन का सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम में बाद में करना होता है, लेकिन अभी मैं आपको करा देता हूँ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बॉन्डिंग दी हुई है, देखो गौर से देख लो कैसी बॉन्डिंग है। एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कैन यू सी हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दो OH के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। देखो, एक ये OH वाला बॉन्ड है, एक ये OH वाला बॉन्ड है, और एक OO का बॉन्ड दिख रहा है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ओके, बस अब आसान है। ये बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, और व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। अब ये पूरी कैलकुलेशन वाला सवाल है, आपने करना है। आए जरा करते हैं रफ वर्क में। मैं पेज लगा लेता हूं, रफ वर्क के लिए हमें चाहिए होगा पेज। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2H2O2 प्लस गिव्स 2H2O प्लस O2। आप जानते हैं इसको पहले ब्रेक करके लिखें, तो ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बताया इसमें दो OH बॉन्ड है और एक OO बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? इसमें दो OH बॉन्ड थे और एक OO बॉन्ड था, ये बात समझ में आती है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आप जानते हैं वाटर क्या होता है? वाटर में दो OH बॉन्ड होते हैं, यस और नो? वाटर में दो OH बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड होता है। ये वर्किंग समझ में आ गई बच्चों, यस और नो? ये वर्किंग समझ में आ गई? ओके, अब बड़ा सिंपल है। यहां की एनर्जी निकाल लीजिए, यहां की एनर्जी निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। बेटा सारी वैल्यूज गिवन है आपको, सारी वैल्यूज गिवन है। ये OH बॉन्ड की एनर्जी कितनी गिवन थी बच्चों? OH बॉन्ड की एनर्जी थी 460 और OO की एनर्जी थी 150। कैलकुलेटर हाथ में रखना। ये है 460 और ये है 150, इसको सॉल्व कर लो। और इसी तरह यहां पर 460 और O डबल बॉन्ड O की एनर्जी कितनी थी? 496। 496।
हाँ भाई, ये वाला पार्ट सॉल्व करो, ये वाला पार्ट सॉल्व करो जल्दी से, दोनों पार्ट सॉल्व करो भाई। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पर 4 हो जाएगा जहां, बिल्कुल। 4 वाटर, 2 वाटर है तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्या हो जाएगा भाई, 2 into 4 60 प्लस 150 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या यहाँ वाली साइड पर 2140 आ रहा है बच्चों? क्या यहाँ वाली साइड पर 2140 आ रहा है एवरीबॉडी? और इस वाली साइड पर आ जाए तो 460 into 4 प्लस 496, तो ये आ रहा है 2336, 2336। तो जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर बन रहा है 2336 माइनस 2140, 196 आंसर आ रहा है, यस और नो? 196 आंसर आ रहा है एवरीबॉडी, 196 आंसर आ रहा है एवरीबॉडी, प्लस में आ रहा है, 196 प्लस में आ रहा है। बेटा जवाब दे दो, 196 प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, -196। आप कैसे देखोगे भाई, आप देखें ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी गई है, बॉन्ड ब्रेकिंग में कम एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। एंड देयरफॉर द आंसर इज -196। आर वी गुड टू गो? बच्चा कोई कह रहा है सर 4 क्यों लिख दिया, वो इसलिए लिख दिया, यहाँ 2 वाटर थे ना बेटा, यहाँ 2 वाटर थे, 2 वाटर थे, एक वाटर में 2 OH बॉन्ड होते हैं, तो 2 वाटर में 4 OH बॉन्ड होंगे। थ्योरी में आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज को, क्लियर? चलें आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है विच रो शोज द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर द हेबर प्रोसेस। हाँ भाई, हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन कहां से आती है, वी ऑल नो एयर से आती है, जल्दी जल्दी करेंगे। और हाइड्रोजन कहां से आती है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से, एंड क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आ जाएगा मीथेन, एंड देयरफॉर दैट इज द आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? याद है ना हेबर प्रोसेस में सोर्सेज। चलें नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस सॉल्ट इज करेक्ट? बेटा एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, विदाउट वाटर। एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है बेटा, विदाउट वाटर होता है। चलें देखते हैं। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम व्हाइट, क्या एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड व्हाइट होता है? क्या व्हाइट होता है, व्हाइट से ब्लू होता है? नो, इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू, बोलो भाई, पिंक, ब्लू टू पिंक। गलत हो गया ये। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड लूजेस वाटर ऑन जेंटल हीटिंग। भाई एनहाइड्रस कोबाल्ट में तो वाटर ही नहीं है, तो क्या ये लूज करेगा वाटर? एनहाइड्रस कोबाल्ट में तो वाटर ही नहीं है, तो क्या ये वाटर को लूज करेगा? नो। आगे चलें बेटा, स्टेटमेंट के गलत होना समझ में आ रहा है। एनहाइड्रस कोबाल्ट, सॉरी, कॉपर सल्फेट reacts with water to make hydrated copper sulfate. Does this make sense? एनहाइड्रस वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड बन जाता है। आगे देखो, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट व्हेन वाटर इज एडेड। ये सही लिखा हुआ है? नहीं, व्हाइट से, व्हाट शुड बी द राइट स्टेटमेंट, पता है ना हमें, व्हाइट से ब्लू होना चाहिए था। एवरीबॉडी, रेहाम, अजलान, सफा, आयशा, दिव्या, तलहा, क्लियर है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation represents the reaction of iron 2 sulfate with acidified potassium permanganate. Which ion is reduced and what is the reducing agent? बहुत सिंपल है। आयरन की बात हुई है, मैग्नीज की, मैग्नीज का उसने ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, कितना है, +7। देखो लिख के दिया है 7। आयरन का भी दिख रहा है +2, यहां पर ये +2 हो गया है, ये 3 हो गया है। अब जल्दी से देख लो, +7 से +2 इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और ये +2 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे बच्चे सवाल उसने पूछा है विच आइन इज रिड्यूस, कौन सा आइन रिड्यूस हुआ है, जल्दी से बताएं, कौन सा आइन रिड्यूस हुआ है? क्या आयरन रिड्यूस हुआ है? नो, एमएन रिड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आयरन होगा, यस और नो? बेटा बिल्कुल क्लियर है भाई, रिड्यूस हुआ है ये Mn7 से Mn2, कोई मुश्किल तो नहीं है, सही है।
और फिर उसके बाद उसने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट और आर करेक्ट? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में क्या बात करेक्ट है? इट कंप्लीटली डिसोसिएट। इज इट स्ट्रॉन्ग एसिड? हमने पढ़ा है। इज इट स्ट्रॉन्ग एसिड? यस। इट टर्न्स थाइमोप्सिलीन ब्लू। क्या ये थाइमोप्सिलीन को ब्लू करेगा? नो। आपको याद होगा थाइमोप्सिलीन में हमने पढ़ा है कलरलेस टू ब्लू होता है ये, तो ब्लू ये बेस में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यस। यस। इट प्रोड्यूसेस OH आइंस। नो। बुलशिट। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 and 3। इज दिस क्लियर? चलो, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर डिसोसिएट इन 2 स्टेजेस। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिसोसिएट हो रहा है? पहले H2SO4 में से एक H निकला है, HSO4 बन गया नेगेटिव, फिर HSO4 नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट हुआ है, एक और H निकला है, और फिर SO4 बन गया है। ये उसने बताया हुआ है। अब कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशंस आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इस इक्वेशन के बारे में करेक्ट है? पहले इक्वेशन समझ में आ गई। स्टेटमेंट में ये दिखा रहा है कि मेरे भाई आपका 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो रही है। अब देखते हैं क्या बोलता है। HSO4 कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन। देखो, अगर इस इक्वेशन को देखो तो HSO4 डोनेट कर रहा है प्रोटॉन। यस। और अगर इस इक्वेशन को देखो, रिवर्सिबल एरो लगा हुआ है बच्चों, देखो HSO4 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है? यस। और अगर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रिवर्स में देखो, क्योंकि ये रिवर्स में क्यों देखो, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो शो हुआ है, तो क्या ये एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन? यस और नो? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट। बेटा ये पेपर बहुत पप्पू पेपर है, बड़ा मजेदार। इसमें ये ऐसे सवाल जो है ना, यूनिक अप्रोचेस हैं। उम्मीद करता हूँ लॉजिकली समझ में आ रहा होगा। कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, डज दिस मेक सेंस? कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये डोनेट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल एरो है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। H2SO4 इज अ प्रोटॉन डोनर। H2SO4 एसिड है, एंड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। यस। H2SO4 is an acid, it is okay। उसके बाद क्या कहता है? सल्फेट टू आइन इज द ओनली बेस। क्या ये वाहिद बेस है? आंसर इज नो। एक तो तीनों करेक्ट वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो SO4 भी बेस है। क्यों SO4 क्यों बेस कहला सकती है? लॉजिक समझ लो भाई। SO4 कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। यस और नो? अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल इक्वेशन SO4 कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड HSO4 कैन ऑल्सो एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो ये दोनों एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं। यस और नो? ये दोनों एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं, जबकि इसने बोला है SO4 इज द ओनली बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी A 1 and 2। ये बात समझ में आई शहजादों या नहीं आई? दोबारा देख लो, बहुत प्यारा सवाल। आपको सवाल में उसने कुछ दिखाया और फिर घुमा दिया। यहां पर आपको HSO4 कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्या ये दिख रहा है इक्वेशन में कि ये डोनेट भी कर रहा है यहां पर और एक्सेप्ट भी कर रहा है? और अगर डोनेट कर रहा है तो एसिड है, एक्सेप्ट कर सकता है तो बेस है, तो इसका मतलब HSO4 भी एज अ बेस एक्ट कर सकता है, और SO4 भी एज अ बेस एक्ट कर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छी अप्रोच आपकी इसमें डेवलप हो रही है। ठीक है सर, प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट कर? अरे देखो ना, दिख रहा है करेगा, ये देखो ना, दिख तो रहा है कर रहा है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब SO4 हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, HSO4 नेगेटिव हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये तो इक्वेशन में ही दिख रहा है। ओनली बेस वाली बात समझा दें भाई, दो बेसिस एक्ट कर रही है ना यहाँ पर। आप देखें SO4 इज ऑल्सो व्हाट इज बेस? बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। SO4 कैन ऑल्सो एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड HSO4 नेगेटिव कैन ऑल्सो एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दोनों एज अ बेस एक्ट कर सकते हैं। अजलान बात समझ में आई? तो ये कह रहे हैं SO4 इज द ओनली बेस, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट करेक्ट। क्लियर? अजलान, तैमूर, तैमूर खोकर, चलो। विच स्टेटमेंट, अब यहां से सवाल आसान हो जाएंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर करेक्ट? बेटा एम्फोटेरिक में बहुत ज्यादा आप पढ़ चुके हैं। विच स्टेटमेंट्स अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर करेक्ट? दे रिएक्ट विद एसिड बट डू नॉट विद बेस। गलत। दे रिएक्ट विद एसिड एंड bases to form salt and water, that should be correct. They react with acid and base to form salt and hydrogen, no. They react with bases, no. Which is the answer? Option B.
Is this clear? Okay, next. Which property of element increases across the period? हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी पीरियड में जब हम मूव करते हैं, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम पे यू मूव करने पे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? नंबर वन, क्या मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है? क्या मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है? नो। अच्छा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ते हैं? नो। आप कैसे कह रहे हैं यस? आई मैं आपको करके दिखाता हूं गधेड़ो। अगर आप यहां देखें, सोडियम है 11 और यहां पर आखिर में आर्गन आता है 18। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करें 281 और 18 की करें तो 288। इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 शेल है, दोनों में 3 3 शेल है। समझ आ रही है बात? तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल उसमें बढ़ते हैं भाई जब आप नीचे आते हैं, पीरियड में थोड़ी बढ़ रहे हैं। कैन यू ऑल सी दैट? शेख ईशर, ये बात समझ में आती है? पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं? यस, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। देखो यहां पर 1 है, यहां पर 8 है, ठीक है। क्या टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आइन बढ़ रही है? जैसे जैसे हम राइट पे जाते हैं पॉजिटिव आइन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, नेगेटिव आइन बनाने की टेंडेंसी टेंडेंसी बढ़ती है? नेगेटिव आइन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, यस। तो आंसर इज, इसमें बच्चे पता है कहां फंसेंगे? यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देंगे, यहां पर। ठीक, नेक्स्ट। विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट? बेटा सॉल्ट आ गया, मैंने आपको बताया था। देखो मैंने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मैं फिर बता दूं, इनका हर एक क्वेश्चन फ्लुएंटली करना आना चाहिए अगर तुमने डेफिनेट ए स्टार लाना है तो। मोल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्ट्स, रिएक्टिविटी और ऑर्गेनिक, ये 5 टॉपिक्स आपको आने चाहिए। खैर, अब विच टू कंपाउंड्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल लेड क्लोराइड? अब मैंने आपको बताया था लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपको बताया था कि इसके लिए क्या करते हैं, लेड को हमेशा किसके साथ ले लेंगे? नाइट्रेट। रिएजेंट सिलेक्शन समझाई थी। और इसको आप एच के साथ भी ले सकते हो, Na के साथ भी ले सकते हो, पोटेशियम के साथ भी, अमोनियम के साथ। अब वही बात अप्लाई होगी, सिंपल सिंपल वही बात अप्लाई होगी। लेड को तो आप नाइट्रेट के साथ ही लोगे, यस, तो ये खत्म हो गया। अब क्लोराइड रह गया, तो क्लोराइड के लिए आप सिल्वर लोगे क्या? नहीं, आप क्या ले लोगे? सोडियम, यस। तो आपके पास 1 and 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यस और नो? बेटा क्या तुम्हारे टीचर ने ये बच्चों वाले तरीके तुम्हें बताए हैं या नहीं बताए हैं रिएजेंट सिलेक्शन के? तुम्हें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिएजेंट सिलेक्शन तुम्हें बताई गई है कि भाई प्रेसिपिटेशन में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हमेशा नाइट्रेट के साथ आता है, नेगेटिव पार्ट एच के साथ या Na के साथ या के साथ या अमोनियम के साथ आता है। क्लियर? हाँ, यू भी कर सकते थे कि डायरेक्टली दोनों सॉल्युबल को चूज कर लें, दैट इज अनदर वे। चलो, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज को, बेटा आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर कई दफा बात हो चुकी है, उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करेंगे। दे फॉर्म वाइट कंपाउंड्स, नो नो नो, दे फॉर्म, डू दे फॉर्म वाइट कंपाउंड? नो। दे आर डक्टाइल, कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स? यस। दे हैव हाई डेंसिटीज, उनकी डेंसिटीज ज्यादा होती हैं। दे फॉर्म दे फॉर्म पॉजिटिव आइंस, yes, by gaining electrons? No, they form positive ions, yes, but not by gaining electrons. इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो गई? 2 and 3। क्लियर 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 क्लियर? ओके। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम हैज गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन? बेटा एल्यूमिनियम सबको मालूम है क्यों कोरोड नहीं होता। इट इज हाईली रिएक्टिव, नो, इट हैज the oxide layer on its surface. Very good. Next, coating iron help prevent rusting? आयरन पर कोटिंग करते हैं तो रस्टिंग नहीं होगी। विच कोटिंग विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट आयरन इवन व्हेन द कोटिंग इज डैमेज? कौन सी, मैंने बताया था डैमेज हो जाए फिर भी प्रोटेक्ट करेगी? जो हाई रिएक्टिव होगा, लो रिएक्टिव होगा? सर हाई रिएक्टिव होगा। जिंक और मैग्नीशियम की बात होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद आ गया? सब कुछ आपको कराया हुआ है बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट सब्सटेंसेस इन वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट वाटर के बारे में, नेचुरल सोर्सेज के बारे में करेक्ट है? आए देखते हैं। डिटर्जेंट कंटेन नाइट्रेट्स दैट कॉज डिजीज? मैंने आपको बताया था नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर में होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं डिटर्जेंट में, तो दैट इज इनकरेक्ट। डिटर्जेंट में फॉस्फेट्स होते हैं, फर्टिलाइजर में नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक। अच्छा, सीवेज कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स? क्या सीवेज वाटर में माइक्रोब्स होंगे जिनसे डिजीज होती है? यस। ऑल मेटल कंपाउंड्स आर टॉक्सिक? क्या मेटल के सारे कंपाउंड्स टॉक्सिक होते हैं? अबे NaCl तो दिन रात खाते हो, क्या वो टॉक्सिक है? नो।
Fertilizer contain nitrates and phosphate which damage aquatic life. Yes, that's correct. Fertilizer contains nitrates. Along with that, they also contain NPK. याद है? NPK, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और पोटेशियम वाले. तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 2 and 4. इज दिस क्लियर बच्चों? एब्सोल्युटली क्लियर एवरीबॉडी? चलें, गुड गुड गुड. ओके. ओके, ये सवाल याद करो, मैं पहले भी करा चुका हूं. ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं एक पेपर में. एग्जैक्टली यही सवाल था जो पहले आया. रिपीट हो रहा है जो मैंने तुम्हें थ्योरी के साथ कराए थे. देखो मुझे याद है, मेरी मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी है. पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं. ये एग्जैक्ट सवाल मैं तुम्हें पहले करा चुका हूं. रुक जाओ, पानी पी लूं जरा. चलें. कहता था डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस एक्स वाई एंड देयर इफेक्ट जी इन इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब क्या कह रहा है? इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अर्थ. थर्मल एनर्जी अर्थ ने इमिट की, अब उसके बाद क्या होगा? तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, अगर आपको ये पहले बताया था तो उम्मीदें याद होना चाहिए. क्या होगा? वो जो थर्मल एनर्जी इमिट हुई, सबसे पहले उसे ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी. तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया. ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. यस और नो? और उसके बाद मेरे बच्चे फिर क्या होता है? अगर आप जी पर आ जाएं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चा, हम क्या देखते हैं? इस एनर्जी लॉस टू स्पेस बढ़ जाती है या कम हो जाती है? जब एनर्जी ट्रैप होगी तो लॉस टू स्पेस एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया. भाई ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? कि एब्जॉर्प्शन हो जाती है एनर्जी की, जिसकी वजह से जो एनर्जी लॉस हो जानी चाहिए थी स्पेस में, जो एनर्जी स्पेस में लॉस होनी थी, वो अर्थ में ही ट्रैप हो जाती है ना. यही तो था ना प्रोसेस ग्लोबल वार्मिंग में. रिड्यूस थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस. अगर थर्मल एनर्जी लॉस स्पेस में ज्यादा हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे भाई? ग्लोबल वार्मिंग में तो जब एनर्जी ट्रैप हो गई गैसेस में, तो जो लॉस हो रहा था स्पेस में वो बढ़ेगा थोड़ी, वो तो कम हो जाएगा. यस और नो? क्लियर? चल नेक्स्ट. Which equation describes the formation of two atmospheric pollutants that are not present in clean air? हाँ भाई, कौन सी इक्वेशन दो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन को बता रही है जो क्लीन एयर में नहीं होते? भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन एयर में होती है या नहीं होती? जल्दी से बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन एयर में होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है. इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं हो सकती. इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये भी नहीं हो सकती. इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये भी नहीं हो सकती. द ओनली आंसर दैट कुड बी करेक्ट इज दिस वन, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन आ रहा है. क्या ये बात क्लियर है? इसने कहा था वो इक्वेशन बताएं जो दो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट को शो कर रही है जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते क्लीन एयर में. तो क्लीन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होती है ना, इसमें वाटर भी है. सो व्हाट? उसने कहा था कि ऐसी इक्वेशन बताएं जिसमें दो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट वो वाले आ रहे हो जो क्लीन एयर में नहीं होते. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? क्या ये बात वाजे तौर पे मेरे शहजादों को समझ में आती है? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. सम ऑफ द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स. बेटा ये आपको बताया था, याद करें. इसका निमोनिक याद है आपको? क्या निमोनिक था? निमोनिक बताइए क्या था? गुड पीपल. बोलो, क्या निमोनिक था? नेवर कीप, वेरी गुड, डर्टी फ्यूल लाइक ब्यूटेमिन, बिट्यूमिन. ठीक है. तो अब क्या कहता है? विच टू फ्रैक्शंस आर यूज फॉर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स? कौन से फ्यूल्स के तौर पे यूज होते हैं? क्या ब्यूटेमिन यूज होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होते हैं? नहीं. तो ब्यूटेमिन ब्यूटेमिन वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए. अब गैसोलीन केरोसिन है, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग है, लुब्रिकेटिंग भी कैंसिल हो गया. आंसर क्या आ गया? सी. यस और नो? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेड फॉर्मूला फॉर द ब्यूटेनोइक एसिड इज शोन. डिस्प्लेड फॉर्मूला हम जानते हैं, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्मूला होता है ब्यूटेनोइक एसिड. अब ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल. तुम चीते हो इसमें. ब्यूटेनोइक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट करेगा, कौन सा एस्टर बनेगा? जल्दी से बताओ. ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा, कौन सा एस्टर बनेगा? यू नो इट विल फॉर्म इथाइल ब्यूटेनोएट. इथाइल ब्यूटेनोएट. वेयर इज इथाइल ब्यूटेनोएट बच्चों?
इथाइल ब्यूटेनोएट कहां पर है? ये नहीं है। यू कैन सी हियर दीज टू आर इथाइल ब्यूटेनोएट, यस और नो? ऑप्शन ए एंड बी आर इथाइल ब्यूटेनोएट, यस। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो अब इथाइल ब्यूटेनोएट का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे, तो कितने कार्बन है? 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 और 5 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? C3H6O। तो कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों? बी। क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन वनोल? प्रोपेन वनोल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें बॉन्ड शो नहीं करते। इज इट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला? कैन यू सी दैट? प्रोपेन वन ओल, पोजीशन नंबर 1 पर ऑक्स ओल। क्लियर है भाई? क्या कोई बच्चा ये टिक करके आए सही होगा? नहीं। प्रोपेन वन ओल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला दैट शोज अरेंजमेंट विदाउट शोइंग बॉन्ड। तो आपके पास CH3, बेटा पूरी ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस किया है, तो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन वन ओल, यस। क्लियर? रिस्पॉन्स फीका पड़ रहा है भाई। आयशा गुलाम, तैमूर खोकर, दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा। ओके। अल्केन alkenes, sorry, alkenes undergo addition reactions with aqueous bromine, hydrogen or steam. We all know that. Which reactions of ethene need catalyst? किस किस में कैटलिस्ट चाहिए होता है? हाइड्रोजन और स्टीम वाले में। किस में कैटलिस्ट चाहिए होता है? हाइड्रोजन और स्टीम वाले में। आपको याद होगा इसमें कैटलिस्ट नहीं चाहिए। स्टीम में कौन सा कैटलिस्ट चाहिए था? याद करो, H3PO4। और यहां कौन सा चाहिए था? निकल या प्लेटिनम, यस। तो आप जानते हैं कहां कहां चाहिए? 2 और 3 में चाहिए। ये लो आंसर हो गया, यस। इज दिस क्लियर बच्चों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंडीशंस आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन है भाई, फर्मेंटेशन। 300 डिग्री टेम्परेचर होगा क्या? नो। 30 डिग्री वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कैटलिस्ट में यीस्ट डालेंगे, एसिड डालेंगे? यीस्ट डालेंगे। तो आंसर क्या निकल आया? डी। क्या बच्चों वाले सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैलकुलेशन वाले सवालों में टाइम लगता है, बाकी सवालों में टाइम नहीं लगता। तो आपने कैलकुलेशन वालों को रोक के रखना है, एंड में करना है, ताकि बाकी जो इजी पीजी है ऐसा ना हो कि उनके लिए टाइम ना बचे एंड में। बात समझ आ रही है? आगे चलो। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड इज करेक्ट? एथेनोइक एसिड के सोल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म वाटर। भाई एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है? नहीं। आप जानते हैं एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, यस और नो? दैट्स इनकरेक्ट। आगे। इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इज दैट करेक्ट? एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स करेक्ट। दैट्स करेक्ट। अगले भी देख लो। इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। तो एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन बनाता है? नो। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। क्या एसिड लिटमस पेपर को ब्लू करता है? नो नो नो। चलो नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड? प्लास्टिक को रिसाइकल क्यों करना चाहिए? 50 दफा बात कर चुके हैं कि भाई मोस्ट डू नॉट डिकम्पोज। क्या प्लास्टिक डिकम्पोज होते हैं? नहीं होते। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि प्लास्टिक के साथ बड़े बड़े मसले हैं, और इन मसलों को हल करने, ये मसले क्या हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए रिसाइकल करना चाहिए। दे पॉल्यूट रिवर्स एंड ओशन, यस। They can produce toxic gases, yes. All of the reasons are explanations why we do not we need to recycle them rather than just dumping them in land or burning them. ठीक है ना? तो तीनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ओके। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्लास्टिक पेट इज करेक्ट? ठीक है। व्हाट इज पेट? पेट क्या होता है भाई? पॉलिस्टीरीन टेरिलीन है ये, टेरिलीन। टेरिलीन पढ़ा है ना आपने? टेरिलीन, पेट, टेरिलीन। ओके। पेट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इज इट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? यस। इज इट अ पॉलीअमाइड? भाई एस्टर आ रहा है इसमें, क्या ये पॉलीअमाइड है? नो। पेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स एंड रीपॉलीमराइज। हाँ भाई, क्या एक पॉलीमर को मोनोमर में तोड़कर वापस बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आपको कुछ बताया था इस बारे में? बिल्कुल बताया था। क्या आप किसी भी पॉलीमर को तोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस
और फिर वापस जोड़ सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1 and 3 वुड बी आवर आंसर, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है क्या होता है, ठीक है जी। अब उसने कहा है एक्स वाई जी, बताएं क्या होगा भाई सी के साथ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या होगा? वी नो ऑक्सीजन होता है सी के साथ, यस। अच्छा, उसके बाद यहां पर एन, ये प्रोटीन है तो जेड के साथ क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। जेड के साथ क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। बस आंसर हो गया हमारा। इज दिस क्लियर? कोई मुश्किल? चलो, 37। लोकेटिंग एजेंट, भाई कहां पढ़ा है लोकेटिंग एजेंट? लिखा हुआ भी आगे, लोकेटिंग एजेंट कहां पढ़ा है? क्रोमेटोग्राफी पे। आर ऑफन यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। विच मिक्सचर रिक्वायर्स लोकेटिंग एजेंट? लोकेटिंग एजेंट कहां चाहिए होगा आपको? अ मिक्सचर ऑफ टू, कहां चाहिए होगा? अ मिक्सचर ऑफ टू कलरलेस सब्सटेंसेस। भाई जो कलरलेस होंगे उसी के लिए चाहिए होगा ना। जो ऑलरेडी कलरफुल होंगे उनके लिए क्यों चाहिए होगा? उनके लिए नहीं चाहिए होगा। क्लियर? सर 34 का सी नहीं होगा। अबे पीछे क्यों लेके जा रहे हो मुझे? नहीं बेटा, सी नहीं होगा। सारी स्टेटमेंट ठीक है, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? हर एक स्टेटमेंट समझा कर आया हूं, ओके। अब ब्लू सॉलिड क्यू इज सॉलेबल इन वाटर। एक ब्लू सॉलिड है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब कहता है विच मेथड इज यूज टू, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। सॉलेबल सोल्यूशन के लिए, सॉलेबल के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी नो, फिल्ट्रेशन नो, न्यूट्रलाइजेशन नो। कौन सा मेथड होगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्या हर एक बात आपको पता है चंदा? बिल्कुल पता है। उसके बाद देखो टेस्ट आ रहा है। 39 आ गया भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। टू टेस्ट ट्यूब, अब देखो मोमेंटम मैंने दरमियान में तोड़ा भी है, अगर मैं नहीं तोड़ता जल्दी पहुंच जाता है यहां तक। टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेन सैंपल ऑफ वाटर, ओके, सैंपल ऑफ वाटर है दोनों के अंदर। वन टेस्ट ट्यूब कंटेन प्योर वाटर बट द अदर सब टेस्ट ट्यूब कंटेन वाटर एंड डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड एंड एन इम्प्योरिटी। एक में प्योर वाटर है खाली, एक में डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड भी है। विच टेस्ट मे बी यूज टू आइडेंटिफाई टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन प्योर वाटर? हाँ भाई, कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है प्योर वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो आपको मैंने बताया था प्योर वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कैन वी गो विद द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाला मेथड? यस और नो? फॉर प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इज इट द मेथड कैन बी यूज? यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर कहता है टेस्ट ईच सैंपल विद एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। हाँ भाई, ये इसने क्यों कहा? क्योंकि जब सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट कर जाता है? याद करो, याद करो, क्लोराइड की प्रेजेंस। तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला प्योर वाटर है और कौन सा वाला जो है वो सोडियम क्लोराइड वाला है। सिल्वर नाइट्रेट वाला याद है ना? सिल्वर नाइट्रेट जब हम डालते हैं क्लोराइड से रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटीज बन जाते हैं। तो इससे भी मुझे पता चल जाएगा कौन सा प्योर वाटर है। यस, दैट शुड बी करेक्ट। फिर कहता है टेस्ट ईच सैंपल विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। भाई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में वाटर है ना भाई, इधर भी वाटर है उधर भी वाटर है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्योर वाटर को थोड़ी डिटेक्ट करता है, वो तो बस वाटर को डिटेक्ट करता है। भाई जब वाटर होगा तो वाटर को वो डिटेक्ट कर लेता है, यस और नो? दोनों में आ जाएगा, वेरी गुड। तो हमारे कौन से दो स्टेटमेंट्स ठीक है? 1 and 2। 1 and 2। कोई चवल मारने वाला बच्चा 3 को भी करेक्ट कर सकता है, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो दोनों में ही पॉजिटिव आएगा बच्चों। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन आ गया, आइन डिटेक्शन से आ गया लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट के रिजल्ट दिए में। ओके, डाइल्यूट सोल्यूशन एक्स है, टेस्ट किया है, ऐड एक्वस अमोनिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए। और एक्वस अमोनिया एक्सेस में डाला है तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया है टू गिव कलर्ड सोल्यूशन। हाँ भाई, अमोनिया वाला है, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया है। इसका मतलब कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमोनिया में वो, अमोनिया के अंदर वो प्रेसिपिटेट बनाता ही नहीं है। डिसॉल्व किस में हो जाता है? याद करो, अली की टांगे एक ही टांगे फंस जाती हैं और जिया निकल जाता है, तो दैट शोज जिंक। यस, अली की टांगे फंस जाती थी, जिया निकल जाता था, तो ये जिंक हो गया। फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है एक्सेस में, तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए। अगेन दैट आल्सो सिग्निफाइज जिंक। यस और नो? एंड एल्यूमिनियम, चूंकि आपको एक ही सिलेक्ट करना है तो यू विल गो विद जिंक। यस और नो? कोई मुश्किल? 39 का सेकंड वाला समझा दें, ओके।
39 में देखो सेकंड ऑप्शन में उसने कहा था टेस्ट ईच सैंपल विद सिल्वर नाइट्रेट एसिडिफाइड सिल्वर। भाई एक में मान लो प्योर वाटर है और एक में वाटर प्लस NaCl है, मुझे नहीं पता किसमें क्या है। अब अगर मैं दोनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालूं तो भाई सिल्वर नाइट्रेट का तो आपने टेस्ट पढ़ा हुआ है ना। यहां सिल्वर नाइट्रेट कुछ भी नहीं करेगा, बट यहां सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट पीपीटी बना लेगा ना। तो जब व्हाइट पीपीटी बनेगी इसके अंदर तो मुझे पता चल जाएगा इसमें क्लोराइड है और ये वाला प्योर वाटर है। यस, क्लियर। पेपर मुकम्मल हो गया। कैसा लगा ये पेपर? मजे के सवाल थे इस पेपर में या नहीं थे? बड़ा अच्छा पेपर था ये पेपर में तीन चार सवाल बहुत यूनिक अप्रोच के थे मेरा बच्चा। द स्कोर विच वर, क्योंकि थ्रेशोल्ड भी आ गए हैं, मैं आपको थ्रेशोल्ड भी बता देता हूँ। ये पेपर की पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा क्योंकि ये पेपर अवेलेबल नहीं है। द थ्रेशोल्ड इन द पेपर टू गेट एन ए was 31। थ्रेशोल्ड टू गेट एन ए was 31। थ्रेशोल्ड मेरे पास कहां से आया? आ गया ना, कैम्ब्रिज ने अनाउंस कर दिया भाई। हम टीचर हैं, तुम्हारी तरह टुच्चर थोड़ी हैं। अप टू डेट रहते हैं भाई। जी हाँ, ये हाई थ्रेशोल्ड है भाई। ये हाई थ्रेशोल्ड है भाई। 31 थ्रेशोल्ड है, 31। तो इसका मतलब अगर जो यूनिक क्वेश्चंस थे उनके अलावा अगर आप गलती करोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए देखो, अब मैं एक बात में जज करवाता हूँ। देखो, अब जरा आओ आओ आओ, जरा रिव्यू करते हैं पेपर को, जरा समझना। ठीक है, ये सवाल सब कर लेते, ये सवाल सब कर लेते। अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन वाले ओमिट करके दिखाता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा घबरा रहा था, मान लेते हैं जैसे ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, इसको छोड़ दिया उसने। ठीक है, ये सवाल उससे नहीं हुआ, गलत हो गया, 2 नंबर गए। ये सवाल भी ट्रिकी था, ये सवाल नए थे। ठीक है, 3 गए, 3 नंबर गए। फिर उसके बाद ये आसान सवाल शुरू हो गए। उसके बाद मान लो किसी से ये सवाल भी नहीं हुआ, 4 नंबर गए। ठीक है, उसके बाद जितने भी सवाल थे वो बहुत सिंपल थे। तो 4 नंबर से ज्यादा कटना किसी ऐसे बच्चे के लिए, अगर किसी को ये सवाल भी याद नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी है, 5 नंबर गए। अगर आपने उससे ज्यादा गलती की तो आप गने। 5 नंबर के अलावा सवाल कहीं यानी मैं पांचों जो यूनिक क्वेश्चंस हैं अगर मैं इनको रूल आउट कर दूं तब भी आप 35 पर स्टैंड करते। यस और नो? यस। तो इसलिए अगेन उन क्वेश्चंस की वजह से याद रखना, आपने बाकी क्वेश्चंस को खराब नहीं करना। इससे क्या पता चला कि जो क्वेश्चंस यूनिक आते हैं अगर आप उनको गलत भी कर देंगे और बाकी सारी जगहों पे गलती नहीं करेंगे तो यू विल नेवर गो बिलो द मार्क। अगर आप बिलो द मार्क उस वक्त जाते हैं जब आप ऑब्वियस चीजों में गलती करते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर? चलें जी। तो आज का ये पेपर हमारा खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल फिर एक और पेपर के साथ। थ्रेशोल्ड का कैसे होगा अंदाजा? आप अंदाजा नहीं कर सकते, कैम्ब्रिज जारी करेगा तभी पता चलेगा। आप थ्रेशोल्ड में नहीं जा सकते। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।